आते हैं 73वें सवाल से देखना शुरू करते हैं। 73वां सवाल क्या बोलता है? सवाल बोलता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की बात कर रहा है और इसका कैमा, तो इसका बोल रहा है पहले नंबर का अध्यक्ष कौन था। तो पहला अध्यक्ष जो है कि आपको कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है कि आपको थे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है कि आपको संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो है कि आपको होती है। और 9 दिसंबर 1946 को वरिष्ठतम सदस्य के रूप में संविधान सभा के अध्यक्ष के तो रूप में किसको जो है कि चयन किया जाता है? तो ये किया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है कि आपको किया जाता है। क्लियर है? 9/2/11 तारीख को जो है कि आपको संविधान सभा का अध्यक्ष जो है कि आपको चेंज होते हैं। और ये जो होते हैं अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। अस्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया जाता है? अस्थायी राजेंद्र अध्यक्ष प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कि आपको बना दिया जाता है। आते हैं देखते हैं क्या बोल रहा है। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या शुरुआत समय में 389 जो है कि आपको सदस्य जो है कि आपको थे। कहाँ पे? संविधान सभा में थे। लेकिन पर पाकिस्तान के निर्माण हो जाने के बाद सदस्यों की संख्या घटकर जो है कि आपको कितना हो गई? घटकर जो है कि आपको 299 जो है कि आपको हो गई। लेकिन अगर पूछा जाए कि 299 में से कितने लोगों ने सिग्नेचर किया था, संविधान सभा पे बिल पे हस्ताक्षर किया था, तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर जो है कि आपको किया था। ठीक है, 284 लोगों ने जो है कि आपको हस्ताक्षर जो है कि आपको किया था। देखिए आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए जो है कि आपको किसका? व्यक्ति मताधिकार का जो है कि प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि इसके लिए जनसंख्या के आधार पर जो है कि आपको बनाया गया था। और कितने लाख पर? 10 लाख जनसंख्या पर जो है कि कितना कैंडिडेट? एक कैंडिडेट का जो है कि आपको चयन करने की बात जो है कि आपको कही गई थी। क्लियर है? आगे चलते हैं। और उस समय तत्कालीन जो है कि आपको सभी बड़े नेता संविधान सभा के क्या थे? संविधान सभा के जो है कि आपको सदस्य बन गए थे। दो प्रमुख व्यक्ति जिसमें एक महात्मा गांधी और दूसरा मोहम्मद जो है कि आपको अली जिन्ना, संविधान सभा के सदस्य नहीं जो है कि आपको बने थे। ये भी याद रखिएगा, ये दो प्रमुख व्यक्ति था पूरा इतिहास का, मॉडर्न इंडिया का, जिसमें एक गांधी जी और एक अली जिन्ना, ये दोनों संविधान सभा का कभी सदस्य नहीं बना था। बाकी सब का सब संविधान सभा का क्या बन गया था? जो भी नेता आप देख रहे हैं बड़े बड़े, सब के सब उस समय के संविधान सभा के सदस्य जो है कि आपको बने थे। संविधान सभा के सदस्यों के लिए, है ना, चुनाव जुलाई 1946 में आयोजित किया गया था। और अंतरिम कैबिनेट का गठन जो है कि आपको सितंबर 1946 में जो है कि आपको किया गया। और संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में जो है कि आपको किया गया। और संविधान सभा का पहला बैठक दिसंबर में जो है कि आपको आयोजित किया गया। और संविधान सभा का बैठक का आयोजन नई दिल्ली के केंद्रीय जो है कि आपको कौन सा केंद्रीय सभा में जो है कि आपको आयोजित किया गया। और पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है ना। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था? मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार जो है कि आपको किया था। और इस बैठक में शामिल जो है कि आपको नहीं हुआ था। तो कौन शामिल नहीं हुआ? तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ। बैठक में उपस्थित जो है कि आपको सबसे बुजुर्ग सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है कि आपको चुन लिया गया। सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के पहले जो है कि आपको अध्यक्ष कौन थे? यही जो है कि आपको थे। और ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी पूछेगा तो पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है कि आपको हो जाएंगे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति की बात करेंगे, वह बिहार से ही जो है कि आपको थे। और बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए इन्होंने आंदोलन जो है कि आपको चलाया था। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है कि आपको आंदोलन चलाया गया था, जिसके फलस्वरूप बिहार से बंगाल जो है बंगाल से बिहार क्या हुआ? अलग जो है कि आपको हुआ था। और बिहार से जो है कि आपको बिहार को अलग करने की घोषणा वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में किया गया। और सच्चिदानंद सिन्हा आधुनिक बिहार के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक बिहार का जन्मदाता सच्चिदानंद सिन्हा को जो है कि आपको कहा जाता है। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अगला बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है कि आपको चयन किया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष 11 तारीख को कौन बन जाते हैं? तो ये बनते हैं राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको बनते हैं। और राजेंद्र प्रसाद का भी संबंध बिहार से था। और ये संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष थे और पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष और पहले अस्थायी अध्यक्ष जो है कि आपको कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको थे। बाद में संविधान सभा द्वारा इन्हें भारत का राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। और इसी बैठक में दो उपाध्यक्ष का चुनाव जो है कि आपको होता है। एक होता है एससी मुखर्जी, जिनका नाम था हरीश कुमार जो है कि आपको मुखर्जी, इसी को कहते हैं एससी मुखर्जी। और दूसरा जो है कि उपाध्यक्ष कौन चुना जाता है? कृष्णाचारी जो है कि आपको चुना जाता है। तो दो उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद और दो उपाध्यक्ष के रूप में एससी मुखर्जी और कृष्णाचारी जो है कि आपको चुन लिए जाते हैं।
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार इसी में चुना जाता है। वह कौन बनता है संविधान सभा का संवैधानिक एन सलाहकार? राव। तो ये बनता है बी.एन. राव जो है कि आपको बनते हैं। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत जो है कि आपको किया गया या लाया गया। ठीक है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है कि आपको स्वीकार संविधान सभा के द्वारा कब कर लिया गया? तो ये 22 जनवरी 1947 को जो है कि आपको स्वीकार जो है कि आपको कर लिया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चल के भारतीय संविधान का क्या बनता है? भारतीय संविधान का ये प्रस्तावना का रूप जो है कि आपको लेता है। क्लियर है? 26 नवंबर 1949 को इस दिन संविधान सभा को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। अर्थात इस दिन संविधान संविधान पहली बार जो है कि आपको लागू हुआ। इसलिए 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान सभा का अंतिम बैठक का आयोजन किया गया। और इस दिन संविधान सभा के प्रमुख 3 कार्य किए गए। सबसे पहला, राष्ट्रगान के रूप में जो है कि किसको अपनाया गया? जन गण मन को अपनाया गया। दूसरा, राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है कि आपको किसको अपनाया गया? वंदे मातरम को अपनाया गया। और तीसरा, संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या चुन लिया गया? भारत का राष्ट्रपति जो है कि आपको चुन लिया गया। ठीक है, तो ये 3 कार्य जो हुआ है वो डेट कौन सा है? तो ये डेट है 24 जनवरी 1950 को हुआ है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। और संविधान पर हस्ताक्षर संविधान सभा के कितने सदस्यों के द्वारा किया गया? देखिए यहाँ पर दिया है 284 सदस्यों के द्वारा जो है कि आपको हस्ताक्षर किया गया। लेकिन कुल सदस्य कितना था? तो 299 जो है कि आपको कुल सदस्य था। लेकिन 299 में से कितना लोगों ने सिग्नेचर किया? 299 में से जो है कि 284 लोगों ने सिग्नेचर जो है कि आपको किया था। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या पूछता है कितना महिला थी? तो यहाँ पर महिलाओं की कुल संख्या 15 जो है कि आपको थी। और 26 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान को पूरी तरीका से अर्थात अंतिम रूप से लागू जो है कि आपको होना है। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि भारत एक जो है कि आपको गणतंत्र जो है कि आपको देश होगा। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। वैसे देश को गणतांत्रिक देश कहा जाता है जहां देश के मुखिया का चुनाव जो है कि आपको होता है। जैसे भारत का मुखिया राष्ट्रपति होता है और इसका देखते हैं ना यहाँ पर चुनाव जो है कि आपको होता है ना। ब्रिटेन का मुखिया का चुनाव नहीं होता है बल्कि यह खानदानी जो है कि आपको चलता है। इसलिए ब्रिटेन कैसा है? तो ब्रिटेन जो है कि आपको राजतांत्रिक जो है कि आपको व्यवस्था होगा, है ना। राजतांत्रिक देश होगा, राजतांत्रिक यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिलेगा। भारत किनके तरफ से झरझर की आवाज आ रही है? गुड्डू, है ना, आप ही की तरफ से आवाज है। ठीक कीजिए माइक को। भारत का लोकतांत्रिक जो है कि आपको, है ना, गणतांत्रिक जो है कि आपको देश कहने से ज्यादा उचित होगा कि ब्रिटेन को लोकतांत्रिक राजतंत्र जो है कि आपको कहना जो है कि आपको उचित होगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि संविधान को बनने में कुल कितने दिनों का समय लगा था? तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का जो है कि आपको समय जो है कि आपको लगा था। और संविधान सभा के 2 प्रमुख कार्य जो है कि आपको सौंप दिए गए थे। एक कार्य था एक देश के लिए जो है कि आपको कैसा संविधान, एक संविधान जो है कि आपको बनाना है। और दूसरा था देश के लिए जो है कि आम कानून जो है कि आपको बनाना है। संविधान सभा की बैठक संविधान बनने के लिए ही जो है कि आपको होता था, है ना। तब इसका जो है कि अध्यक्षता कौन करते थे? तब इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको किया करते थे। जब संविधान सभा का बैठक आम कानून बनाने के लिए होता था तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तब इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको गणेश वासुदेव मावलंकर जो है कि आपको करते थे। क्लियर है? आगे चलते हैं। संविधान सभा देश की प्रथम संसद या देश का अंतरिम संसद के रूप में भी जो है कि आपको कार्य किया था। और भारत का प्रथम आम चुनाव की बात करेंगे। आम चुनाव कब होता है? तो भारत में आम चुनाव 1951-52 में होता है। और अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक के संपर्क में जाकर जो है कि आपको होता है। इसलिए पहली बार लोकसभा का गठन जो है कि देखिएगा तो 52 में किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। 74 नंबर सवाल। 74वां सवाल बोलता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को जो है कि आपको प्रस्तुत जो है कि आपको किया गया। लेकिन संविधान सभा के द्वारा इसको अपना कब कर लिया गया, है ना, अपनाया कब गया? तो ये 22 जनवरी 1947 को जो है कि आपको पारित कर लिया गया, अपना लिया गया। आगे चलते हैं। 75वां सवाल। 75वां बोलता है कि राज्य पृथ्वी का ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन किस विचार का था?
विचारक का था। तो ये किसका कथन था? हैगल का जो है कि आपको कथन था कि पृथ्वी जो है ना, राज्य पृथ्वी का जो है कि आपको किस पर, तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार जो है कि आपको होने वाला है। हेगल जर्मनी का निवासी था। इसका प्रमुख रचना की बात करेंगे, इसका प्रमुख रचना है न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत किसके द्वारा? हेगल के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। राज्य के चार प्रमुख तत्व होते हैं। एक होता है राज्य का, जो भी देश होगा, राज्य कहने का मतलब समझिए देश कह रहा है, देश की बात कर रहा है। देश का एक क्या होगा? भूमि होगा। देखते हैं ना, तो कहीं एक लैंड बाउंड्री तो है ना कि यहाँ के बाद हमारा देश खत्म हो जा रहा है, तो एक भूमि है। दूसरा क्या है? भूमि पर रहने वाला जनसंख्या, और जनसंख्या होगा तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? सरकार जो है कि आपको चाहिए, और संप्रभुता जो है कि आपको चाहिए। सब एक दूसरे से मिलके जो है कि आपको रहे। ये चार जो है कि आपको तत्व होना है राज्य के लिए। या राज्य कहने का मतलब केंद्र की बात कर रहा है, मतलब देश की बात कर रहा है। अरस्तु जो है कि यूनानी एक प्रसिद्ध जो है कि आपको दार्शनिक था, और ये सिकंदर महान के गुरु कौन थे? सिकंदर महान के गुरु अरस्तु थे। और अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु प्लूटो थे। अब प्लूटो के गुरु कौन थे? प्लूटो के गुरु सुकरात थे। कौन थे? सुकरात जो है कि आपको थे। याद रखिएगा, बार बार पूछता है। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, अब प्लूटो के गुरु कौन? सुकरात जो है कि आपको होता है। अब बोलिए क्या बोल रहे थे? ये सांप से हो सकता है, SAPS सांप से हो सकता है ये सब। हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको याद है उसे कर सकते हैं। सांप से भी जो है कि आपको सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है 76वां सवाल। अब क्या बोलता है 76वां सवाल? बोलता है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो भारत के नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, इसके बारे में जो है कि आपको चर्चा करना है। तो वंशानुक्रम जो है कि आपको, तो वंश अगर आपका है खानदान, तो आप अगर जन्म लेते हैं तो आप कैसे भी भारत के नागरिक जो है कि आपको हो जाएंगे। जन्म के आधार पे अगर माता पिता अगर आपके भारतीय हैं, आपका जन्म जो है कि आपको होता है, तो आप भी जो है कि भारतीय कहलाएंगे। अधिकृत संपत्ति, यहाँ आकर कोई कंपनी कोई संपत्ति खरीद लेगी तो उसको हम जो है कि आपको क्या नहीं देंगे? नागरिकता जो है कि आपको नहीं देने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या? अधिकृत संपत्ति जो है कि आप जाएगा। देशीकरण, किसी देश से आकर रहिएगा और इसके आधार पर भी जो है कि आपको नागरिकता मिल सकता है। लेकिन अधिकृत संपत्ति, अब किसी देश में चीज आप जाके फ्लैट खरीद लिए है ना, हम जाके कनाडा में फ्लैट पे, कनाडा के नागरिक थोड़ी ना हो गए, नहीं हो सकते हैं कनाडा के नागरिक। क्लियर है? वो जो है कि आपको अधिकृत संपत्ति को नागरिकता संबंधित कानून नहीं आता है। देखिए, नागरिकता संबंधित जो है कि आपको अधिनियम 1955 के तहत वर्तमान में भारत में 5 प्रकार की नागरिकता बात कही जा रही है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। पहला है जाति के आधार पे, दूसरा है वंश के आधार पे, तीसरा है पंजीकरण के आधार पे, चौथा है देशीकरण के आधार पे या प्राकृतिक रूप से, और छठा है कि क्षेत्र को समाविष्ट करने पे। पांचवा क्या बोल रहा है? क्षेत्र को समाविष्ट करने पे मतलब समझिएगा, क्षेत्र को समाविष्ट करने का मतलब कि अगर कोई पाकिस्तान का भूमि आकर भारत में मिल जाता है, तो जो भूमि शामिल होगा उसमें रहने वाले लोग होंगे, उनको भी कहाँ की नागरिकता दी जाएगी? भारत की नागरिकता जो है कि आपको दी जाएगी। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, देखिएगा आगे क्या बोलता है कि भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और ये एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से? ब्रिटेन से जो है कि आपको लिया गया है ना। आगे चलते हैं, जबकि अमेरिका स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता है? तो अमेरिका स्विट्जरलैंड में जो है कि आपको दोहरी नागरिकता देखने को मिलेगी। क्लियर है? भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, और नागरिकता संबंधित अनुच्छेद कहाँ से? अनुच्छेद जो है कि आपको 5 से लेकर 11 तक जो है कि आपको वर्णित किया गया है। नागरिकता संबंधित दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि एक राज्य की नागरिकता, जैसे यहाँ पर अगर भारत की बात कर ले, दोहरी नागरिकता अगर हो जाएगी तो कैसे होगी? तो एक अगर आप बिहार में है तो बिहार की नागरिक आपको जो है कि नागरिकता प्रदान हो जाएगी, और उसके बाद एक भारत का नागरिकता आपको मिलेगा। वैसे ही अमेरिका में जो स्टेट है, जो आपका राज्य है, उस राज्य में पहले आपको नागरिकता मिलेगा, और उस राज्य अगर दे देता है तो केंद्र भी आपको उस देश की भी नागरिकता जो है कि आपको दिया जाएगा। तो वही दोहरी नागरिकता जो है कि आपको बात हुआ। ठीक है, आगे देखिएगा, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है? कानून कौन बना सकता है? तो ये बना सकता है संसद जो है कि आपको बना सकता है। चलते हैं, ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, और अनुच्छेद नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल और केवल किसको मिलता है? ये केवल और केवल भारतीयों को ही जो है कि आपको दिया जाता है। आगे चलते हैं, देश में केवल एकल नागरिकता ही देश के केवल नागरिक ही मतदान कर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, विदेशी नहीं। अगर कोई विदेशी नागरिक है, चुनाव लड़ना चाहेगा तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए उस देश का नागरिक होना चाहिए, अब वोट देने के लिए भी उस देश का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। क्लियर है ना?
देश के संवैधानिक पदों पर केवल भारतीय लोग की नियुक्ति जो है कि आपको की जा सकती है, और कोई भी जो है कि आपको भारतीय यदि स्वेच्छा से दूसरी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता जो है कि आपको क्या हो जाएगी, अपने आप जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको हो जाएगा। अगर हम हैं किसी देश की नागरिकता ले लेते तो मेरी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन है, वह कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30, खोज लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन। 15, 16, 19, 29, 30। अच्छा यही जो है कि आपको नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30 कौन गया? ए गया, ठीक है। ए जो है कि आपको गया। 15, 16, 19, 29 और 30 नहीं दिया है तो चलिए ऑप्शन ए में नहीं है तो बात को आंसर ले लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? ए इसका करेक्ट जो है कि आपको आंसर हो गया। देखिए 15, 16, 19, 24 था, 24 दोनों को प्राप्त है इसलिए बी गया, है ना। 25 दोनों को प्राप्त है, 21 दोनों को प्राप्त है इसलिए सी डी भी गया। और 30, 29, 30 एक 15 नहीं देकर 14 दिया तो 14 दोनों को प्राप्त है इसलिए ई भी जो है कि आपको गया। क्या आंसर हो गया? ए जो है कि इसका आंसर निकल के हो गया। चलते हैं यार। मौलिक अधिकार की चर्चा कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक इसकी 35। चर्चा जो है कि आपको होने वाली है। भारतीय संविधान के भाग 3 में, भाग 3 को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्मा कार्टा या अधिकार पत्र जो है कि आपको कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का समावेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के तर्ज पर लिया गया है। तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है कि आपको अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि संविधान बनने के लिए, बनने के समय मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान जब लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 जो है कि आपको मौलिक अधिकारों की संख्या थी। लेकिन वर्तमान की बात करेगा, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 होने वाली है ना। 7वां नंबर का जो था वो कौन था जिसको हटा दिया गया? तो वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को जो है कि हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। वह संविधान संशोधन कौन था? 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 का जो है कि आपको था। और आर्टिकल नंबर 19 के 6ठा नंबर पॉइंट और आर्टिकल नंबर 31 को यहां से निकाल कर किस आर्टिकल में रखा गया? तो ये सबको निकाल कर जो है कि आपको कहा 300 के क में जो है कि आपको रखा गया। किसमें? 300 के क में रखा गया। और 300 के क जो है कि अगर भाग की बात करेंगे किस भाग में आता है? तो ये भाग 12 में आता है। किसमें आता है? 12 में जो है कि आपको आता है। आगे चलते हैं। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था और अनुच्छेद 31 में रखा गया था, अब इसे समाप्त कर दिया गया। मौलिक अधिकार 6 हैं। एक है विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार। समता या समानता आर्टिकल नंबर 14 से लेकर कहां तक? 14 से 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। तीसरा शोषण का विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24 में है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और पांचवा अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण जो है कि आपको 29, 30 है। और लास्ट एंड लिस्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 32 जो है कि आपको होने है। चलते हैं आगे। देखिएगा आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है तब क्या होगा आंसर? क्या? प्रस्तावना। सर फिर क्वेश्चन से प्रस्तावना को कहा जाता क्वेश्चन फिर है ना। भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है ना। प्रियम्बल। हाँ प्रियम्बल, प्रस्तावना। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 78 नंबर प्रश्न। वहाँ पर भी बोल रहा है संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, फिर यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि प्रस्तावना को कहाँ कहा जाता है? अरे देखिए वही चीज ना जो है कि ऊपर में जो है कि समझा दिया। उस समय से कहानी क्या हम कर रहे हैं, बीन बजा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान नहीं है। देखिए क्या लिखा है आर्टिकल 32 के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं? आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा जो है कि आपको कहते हैं। कौन कहता है? भीमराव अंबेडकर कहते हैं। लेकिन सीधे अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के है ना आत्मा किसे कहा जाता है तो ये किसको? प्रस्तावना को कहा जाएगा। क्लियर हुआ दोनों बात? दोनों अलग अलग बात लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। देखिए पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों बात अलग अलग है ना।
चलते हैं जब आगे। तक अनुच्छेद 32 ना बोले ना करने। हाँ, आर्टिकल 32 बोलेगा कौन कहा था? तब बी आर अम्बेडकर। ऐसे जो है कि आपको प्रस्तावना को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर है? अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या बोल रहा है, इस सवाल को सुनिएगा। भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। बिल्कुल सही है, मौलिक कर्तव्य तो जो है कि आपको था नहीं, तो बाद में चल के आया है। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन कर मौलिक कर्तव्य को किस भाग में समावित किया गया, मतलब कि जोड़ा गया? कहाँ पे जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को? 4 के क में जो है कि आपको जोड़ा गया। बिल्कुल सही है, 4 के क में जो है कि आपको जोड़ा गया। और एक समिति आया था मौलिक कर्तव्य के लिए, वह समिति का नाम क्या था? ज्ञान सिंह समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है कि आपको था। बिल्कुल सही है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और इस मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है कि आपको किया गया था। और इस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। और इसमें मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 जोड़ा गया। और बाद में चलकर एक 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। और इसको जो है कि बढ़ाकर कर दिया जाता है, एक बढ़ता है तो 11 जो है कि आपको हो जाता है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं जी। आगे देखिएगा, मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रसिया के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। और ये भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। शुरुआती समय में इसमें संख्या 10 थी, बाद में चलकर इसकी संख्या 11 हो जाती है। 11वें मौलिक कर्तव्य जो है कि आपको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है कि आपको शामिल किया गया। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान, है ना, शिक्षा देने का अधिकार जो है कि आपको नागरिकों का कर्तव्य जो है कि आपको होगा। और यही कर्तव्य नंबर कैमा बना? तो 11वां कर्तव्य नंबर यही जो है कि आपको बनता है। क्लियर है? 11वां नंबर कर्तव्य बनता है। 79 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 79 आपका बोल रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? बहुत बार चर्चा हो चुका है, किसको देगा? लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष की बात करेंगे, उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। अध्यक्ष को देगा। लेकिन राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को देगा। लेकिन उपसभापति किसको देगा? सभापति को। उपसभापति, सभापति को जो है कि आपको देने वाला। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देगा? चलिए बताते रहिए लगातार। राज्यपाल को। राज्यपाल को। मंत्री अपना त्याग पत्र राज्य में किसको देगा? राज्यपाल को ही। राज्यपाल को देगा। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को देगा। हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो है कि अपना त्याग पत्र किसको देगा? सर्वोच्च। राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को देगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। अपना त्याग पत्र किसको देगा? क्या? महान्यायवादी अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को ही। राष्ट्रपति को देगा। सही है। अगला प्रश्न बताइएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को ही। चलिए गलती हो गया, राज्यपाल को देगा। किसको देगा? राज्यपाल को देगा। लेकिन अगर हटाने की बात कह दिया जाए कि हटाएगा कौन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को? राष्ट्रपति हटाएगा। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। इतना सारा है, अगर याद है तो आपको राज्यपाल को देगा सर। हाँ, त्याग पत्र राज्यपाल को ही देगा। क्लियर है? त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को ही देगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे चलिए, ऐसे ही सवाल बताते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है, अगला है सत्य कथन को चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। 11 नहीं, कितना? 11 नहीं, 12। कितना सदस्य होगा? यहाँ पर पहले गलत हो गया, ये 12 होगा। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रत्याशी को उस राज्य का होना चाहिए जहां से वह चुनाव जो है कि आपको लड़ रहा है। नहीं, कहीं से भी हो सकता है ना? ऐसा जो है कि आपको गलत है। दूसरा भी गलत। तीसरा बोलता है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है ना? अस्थायी सदन होगा। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। जब ये सवाल पूछा गया था उस समय के हिसाब से इसका सही है। 2 सदस्य राष्ट्रपति जो है कि आपको लोकसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति जो है कि आपको करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सही? ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपको सही। लेकिन वर्तमान में यहाँ लिख दिया ना, वर्तमान में यहाँ क्या कर दिया गया? समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया। जब ये सवाल बना था, जब एग्जाम में पूछा गया था, उस समय सही सवाल था। ठीक है, वर्तमान के हिसाब से जो है कि गलत हो गया। आगे चलते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन जो है कि आपको होता है ना?
और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन था, इसको समाप्त कर दिया गया। क्या नंबर का संविधान संशोधन था वो? 104 नंबर का। कितना नंबर का? 104 नंबर का। 104 नंबर का संविधान संशोधन के तहत जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया। चलते हैं आगे, अगले सवाल पे आते हैं। राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम, कोरम या गणपूर्ति सदन को चलने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या कोरम या गणपूर्ति कहलाती है। कोरम राज्यसभा के लिए कितना? 25। 25 होता है। देखिए 25 कैसे निकला? सर थोड़ा सुनिए हाँ। ना। हाँ बोलिए ना, वो सुन जो ही रहा। पहले वाला आंसर था वो 104th अमेंडमेंट था। हाँ हाँ 104, कोई तो दिक्कत उसमें नहीं। तो SC ST का रिजर्वेशन हाँ रहता बिल्कुल था आता, इसीलिए ना आधा अधूरा जो है कि जानकारी है। SC ST का रिजर्वेशन के साथ साथ उसको भी ऐड किया गया। क्लियर है? उसको भी ऐड किया गया। तब फिर जी। हमको 100 से लेके 100 जो है कि आपको 6 तक चलना पड़ेगा। फिर सारा का सारा जो है कि डील करना होगा। इसलिए चलिए यहाँ पर चलते हैं। देखिए कोरम या गणपूर्ति जो होता है ना, कोरम जो होता है ये कुल सदस्य का कितना? कुल सदस्य का 1/10 जो है कि आपको होता है। ठीक है, 1/10। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250। आप 250 को 1/10 से डिवाइड करिए तो कितना हो गया? एक जीरो कट ऑफ, कितना हो गया? 25 आ गया। कितना आया? 25 आया। अगर वही लोकसभा का पूछता कोरम या गणपूर्ति, तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550। कितना? 550 1/10 कीजिए, कितना? एक जीरो कटा, कितना हुआ? 55। कितना हुआ? 55। मतलब लोकसभा का सदन चलने के लिए न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता कितनी है? 55 सदस्यों की आवश्यकता है। और राज्यसभा सदन चलने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता है? राज्यसभा के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता है। ठीक ना? और यही कोरम या गणपूर्ति कहलाता है। पूछेगा कोरम या गणपूर्ति क्या होता है, तो वह न्यूनतम सदस्य जिससे सदन की कार्रवाई चल सके या सदन की कार्रवाई को चलने के लिए न्यूनतम सदस्य जो भी होना चाहिए उसी को क्या कहते हैं? कोरम या गणपूर्ति जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर है? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति कैसा समिति है? तो प्राक्कलन समिति जो है ये अस्थाई समिति है। कैसा समिति है? अस्थाई समिति। चलिए ऑप्शन ए नंबर जो है कि आपको अस्थाई समिति। संसद में संसद में क्या हुआ? आपने स्थाई पे टिक मारा है। हाँ तो अस्थाई तो है, क्या दिक्कत हो गया? अस्थाई समिति है तो अस्थाई ना मानेंगे? अस्थाई कहाँ बोल रहे हैं हम? अस्थाई तो बोल रहे हैं अस्थाई। संसद के कार्य में जो है कि आपको सहायता के लिए संसद में समिति का निर्माण किया जाता है। और इसी में जो है कि आपको 2 प्रकार की समितियां बनती है। एक अस्थाई समिति बनता है और दूसरा तदर्थ समिति जो है कि आपको बनता है। अस्थाई जो समिति होता है ना, तदर्थ आगे चर्चा कर रहे हैं सबका, है ना? धीरे धीरे रुकिएगा, सब जो है कि आपको सब कुछ चर्चा जो है कि यहाँ पर जो है कि आपको दिया होगा, सब कुछ कर देंगे, है ना? टेंशन की बात नहीं। पर सर आप समिति जो होता है, स्थाई लिखा हुआ है, आप अस्थाई क्यों बोल रहे हैं? क्या लिखा है जी? आप ही लोग पढ़िए। क्या लिखा हुआ? अस्थाई तो है सर, दिख रहा है को। बताइए क्या लिखा है? नहीं लिखा है स्थाई समिति एवं तदर्थ समिति। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम उसको अस्थाई बोल रहे हैं कि आप अस्थाई बोल रहे हैं ना स्थाई को तब से। अस्थाई तो है। हमारे हिंदियों कमजोर है, हमारे हिंदी अंग्रेजी है ना, सब के सब कमजोर है। हम आज तक स्कूल हो गया सर, है ना? हम ऐसे ही जो है कि आ गए। ठीक है, हम आज तक गए नहीं किए स्कूल। सॉरी सर। तो पढ़ा लेते ये होता है ना मीनिंग। यहाँ तो साफ दिख रहा है। अस्थाई नहीं बोले ना अस्थाई अलग होता है। देखिए अब इनका अगर मकसद है कि नहीं क्लास को अब नहीं चलने देना है तो अलग की बात। नहीं सॉरी सर, मैं स्थाई पढ़ रही थी तो। आप अपने हिसाब से सही है, उदाहरण का बात हो रहा है ना सर। ठीक है ना? सब अपने अपने जगह पे सही है। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना? अब अस्थाई को आप अस्थाई बोल रहे हैं, थोड़ा सा उसको जो है कि घींच के बोल रहे हैं, हम थोड़ा सा उसको फैला के बोल रहे हैं, है ना? और कुछ नहीं, है ना? बस बोलने का टोन का एगो तरीका है ना? आप जिस टोन से कर चल रहे हैं उस टोन से हम नहीं चल रहे हैं। अब मेरा जो टोन है वो आप कितनों हमको कहते रह जाइएगा, हम अपना टोन को चेंज नहीं करेंगे, है ना? मेरा जो टोन है उसमें देसी लैंग्वेज इंक्लूड है और रहबे करेगा, है ना? देखिए अभी भी बोल दिया, रहबे करेगा, है ना? वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए। ठीक है, वो मेरा जो है, वो मेरा जो नेचर है वो मेरा नेचर रहबे करेगा।
है ना, उसमें तो कभी सर भी आप मेरे साथ अस्थाई ना बोला परिवर्तन नहीं कर जाता है, सकते। क्या बोला जाता है? हम लोग भी तो तो वही अस्थाई ना बोल बोलते रहे हैं, हैं। इसको ई बोल रहे हैं सर अस्थाई। स्टैब्लिश बोल थोड़ा सा जो है कि दीजिए आपको शब्द का उच्चारण थोड़ा सा ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं, थोड़ा सा हम सर शब्द का दिल्ली उच्चारण या थोड़ा दिल्ली? गलत तरीका से, है ना। अच्छा और सॉरी हम लोग सर, जो आप बोलते हैं कि आगे दिल्ली करिए बोलते क्लास। हैं, ये लोग बोलते हैं कि दिल्ली बोलते हैं, बस सॉरी बात सर, वही है, भावना वही है, सर आगे बोलने का बढ़िए। तरीका अलग अलग है ना। यस सर। अभी तक नहीं बोले रहते ना, तो अभी तक बराबर है। कहाँ से कहाँ हम पहुंचा दिए रहते एक प्रश्न का, करिए है सर, ना। स्टार्ट कीजिए। चलिए कोई ही बात भी नहीं, तो। है ना, चलते हैं आगे, चलिए देखिए आगे चलते हैं। संसद के कार्य करने के लिए, सहायता करने के लिए जो है कि संसदीय समिति का निर्माण किया जाता है। उसमें एक अस्थायी समिति होता है, दूसरा सदस्य समिति होता है। अस्थायी समिति अपना कार्य जो है कि आपको करते रहता है, जबकि तदर्थ समिति का गठन किया जाता है कोई निश्चित जो है कि उद्देश्य के लिए। किसी चीज का निश्चित दांत करना है, उद्देश्य कोई निश्चित होगा, तो उसके लिए तदर्थ की जो है कि आपको गठन किया जाता है ना। उद्देश्य पूरा होते ही इसे जो है कि आपको क्या किया जाता है, तदर्थ समिति को समाप्त जो है समाप्त कि हो आपको जाती है। कर दिया जाता है। चलते हैं, संसदीय समिति की अध्यक्ष का चुनाव जो है कि आपको लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। जो भी संसदीय समिति का चुनाव होता है, उसका अध्यक्ष कौन बनेगा, उसका अध्यक्षता का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है कि आपको करता है। अगर किसी भी समिति में लोकसभा का अध्यक्ष भी सदस्य जो है कि आपको हो, तो है ना, समिति का अध्यक्षता लोक सेवा अध्यक्ष के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। यदि किसी जो है कि समिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष सदस्य हो, तो उस समिति की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा जो है कि आपको की जाती है। और इसमें कोई लोकसभा अध्यक्ष सदस्य जो है कि आपको नहीं होना चाहिए कोई भी समिति में, ऐसा बोल रहा है। एक समिति है जिसका नाम है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की स्थापना वर्ष 1921 में जो है कि आपको किया गया। लेकिन भारत शासन अधिनियम किस एक्ट के तहत होता है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट के तहत जो है कि आपको 1919। होता है 1921 में। और इसमें लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22 सदस्य जो है कि आपको होते हैं, 22। जिसमें 15 जो है कि आपको किससे होता है, लोकसभा से होता है। और 7 सदस्य कहाँ से होते हैं, 7 सदस्य जो है कि आपको राज्यसभा से जो है कि राज्यसभा। आपको होता है। ठीक है, किसी भी जो है कि आपको मंत्री का या सदस्य जो है कि आपको नहीं होना चाहिए। लोक लेखा समिति में ना जो भी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, वो कोई जो है कि इसके सदस्य नहीं होते हैं। और इसे लघु संसद भी कहते हैं, या लघु जो है कि आपको लोकसभा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लोक लेखा समिति को कहा जाता है लघु लोकसभा या लघु संसद जो है कि आपको कहा जाता है। और इसमें सभी जो है कि संसदीय समिति की जननी जो है कि आपको किस समिति को कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति को कहा लोक जाता लेखा है। समिति। 1967 में इसका पहला अध्यक्ष हमेशा जो है कि आपको कौन, तो 1967 से विपक्षी दल का नेता जो है कि आपको बनता है। और यह किसकी रिपोर्ट की जांच करता है, तो यह मुख्य कार्य इसका होता है सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना। और सीएजी क्या करता है, सीएजी सरकार का जितना पैसा खर्च हो रहा है उस रिपोर्ट की जांच सीएजी करता है। और सीएजी रिपोर्ट की जांच कौन करता है, तो सीएजी रिपोर्ट की जांच जो है कि आपको लोक लेखा समिति जो है कि आपको करता है। और यह अपना रिपोर्ट जो है कि आपको किसको प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है कि आपको देता है। ठीक है, देखिएगा क्या होता है, कौन रिपोर्ट अपना लोकसभा अध्यक्ष को देता है, तो यह रिपोर्ट कौन, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट जांच करके लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लेकिन सीएजी अपना रिपोर्ट किसको देता है, प्रश्न ये है, सीएजी अपना लोक लेखा रिपोर्ट किसको समिति। देता है, लोक लेखा समिति। सीएजी अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपतेगा है, राष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति सदन के पटल पे रखवाएंगे और उस पटल से इसकी जांच शुरू होगी, जांच करेगा लोक लेखा समिति। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट बनेगा वो लोकसभा अध्यक्ष को मिलेगा। लोक लेखा समिति उसका जो है कि रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देगा। दूसरा समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है 30। ठीक है, कितनी संख्या होती है, 30 होती है। और सभी के सभी 30। सदस्य कहाँ के होते हैं, तो लोकसभा के सदस्य जो है कि आपको होते हैं। ठीक है, और सभी के सभी जो है कि आपको राजनीतिक दल इसका प्रतिनिधित्व जो है कि आपको करता है। कोई मंत्री इसका सदस्य जो है कि आपको नहीं होता है, किसका, प्राक्कलन समिति का। अगर पूछा जाए प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो इसका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का जो है कि आपको होता है। क्लियर। और प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति का क्या कहा जाता है, जुड़वा जो है कि आपको बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन जो है कि आपको कहा जाता है प्राक्कलन समिति को, लोक लेखा समिति का, है ना। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति 2 समिति है जिसको जुड़वा बहन जो है कि आपको कहा जाता है, ट्विन सिस्टर जो है कि आपको कहा जाता है। एक होता है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, बताइए। लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, हाँ क्या हुआ जी, कोई नहीं बोल रहा है।
नहीं यार 10 10 10 10 गलत है। 10 से आगे भी बढ़िए थोड़ा, है ना। सर 15 क्वेश्चन था क्या सर? कहाँ रहते 22 हैं, क्लास 15 में और उपस्थित 7। है, कह रहे हैं कि 15 कहाँ रहे। सर। क्वेश्चन फिर से नहीं रिपीट सर कीजिए। बाबू लोग की हाँ तरह हल्ला करने लगा था। चलिए ठीक है, 22 सदस्य होते हैं, 15 और 15 7। लोकसभा से, 7 जो है कि आपको राज्यसभा से जो है कि आपको होते हैं। और जो लोक उपक्रम समिति होता है, जो लोक उपक्रम की संस्था होती है, जैसे LIC, एयर जो है कि आपको AIR, और जो है कि आपको विमान की कंपनी जो होती है ना, इंडिगो, FCI, ये सब की जो है कि आपको जांच जो है कि आपको करने के लिए लोक उपक्रम समिति जो है कि आपको जांच करता है। क्लियर है। और इसका भी कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। एक होता है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30। इसमें सदस्यों की संख्या की बात करेंगे, इसमें सदस्यों की संख्या होती है 30 होती है। और 20 यहाँ लोकसभा से, और 10 कहाँ से? 10 जो है कि आपको राज्यसभा से जो है कि आपको होता है। क्लियर है ना, 10 राज्यसभा से होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 83 नंबर सवाल। 83वां सवाल बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में, है ना, द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है ना, मतलब कि कौन कौन से, एक हो गया राज्य विधानसभा, एक हो गया विधान परिषद, कहाँ पे नहीं है, ऐसा ऑप्शन खोजने की बात कर रहा है। पंजाब में। तो ऐसा अगर देखिएगा तो पंजाब में जो है कि आपको नहीं है। लेकिन अब अगर अभी प्रश्न पूछ दिया जाए तो प्रश्न में अभी आंसर क्या हो जाएगा? डी भी जो है कि आपको जा सकता है अभी के लिए। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय जम्मू कश्मीर में था, उस समय कहा नहीं था, तो उस समय पंजाब में नहीं था। देखिए क्या बोल रहा है, द्विसदनीय की बात कर रहा है। द्विसदनीय का मतलब हुआ क्या? एक हुआ विधानसभा और दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ विधान परिषद जो है कि आपको हुआ। देखिए विधानमंडल की संरचना की बात करेंगे। विधानमंडल की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है? विधानमंडल बताइए जल्दी जल्दी। 168 में विधानमंडल है। ठीक है, विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। एक होता है राज्यपाल, कौन होता है? राज्यपाल। दूसरा होता है विधानसभा, कौन होता है? विधानसभा होता है। और तीसरा होता है विधान परिषद होता है, कौन होता है? विधान परिषद जो है कि आपको होता है। चलिएगा तो बताइएगा राज्यपाल की चर्चा किस आर्टिकल में? 152 में। हाँ 152 में राज्यपाल की चर्चा है। विधान परिषद पे पहले आते हैं। विधान परिषद की चर्चा किस आर्टिकल में? सर परिषद, हाँ विधान परिषद 169 169 और 171 दोनों में होगा। जबकि विधानसभा की बात करेंगे, विधानसभा कितना में? 170। हाँ 170 में जो है कि आपको विधानसभा जो है कि आपको होगा। तो चलिए बहुत बेहतरीन है। तो विधानसभा, विधान परिषद का सृजन करना या समाप्ति करना किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है? विधान परिषद का सृजन या समाप्ति 169 में। 169 में सही है। 169 में जो है कि आपको विधान परिषद का सृजन करना या समाप्ति करना, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है? प्रोसेस बताइए, कैसे किसी राज्य में लागू करना है, कैसे किसी राज्य से समाप्त करना, बताइए। मतलब विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत संकल्प को पास कराना होता है। उसके बाद और उसके बाद मतलब संसद के पास भेजना होता है। हाँ संसद के पास भेजना है। संसद साधारण बहुमत से अनुमोदन कर देगा तो आपके राज्य में लागू हो जाएगा। और सेम प्रोसेस हटाने का भी है। विधानसभा से 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित करके जो है कि आप संसद को भेजिए। अगर संसद पारित कर देता है साधारण बहुमत से तो आपके राज्य से विधान परिषद समाप्त जो है कि आपको हो जाएगा। लेकिन संरचना की बात करेंगे, संरचना 171 में है। और इसकी संरचना में अधिकतम सीटों की बात कर लेते हैं। अधिकतम सीट कितना होता है विधान परिषद में? विधानसभा का 1/3 से ज्यादा होता है। नहीं, विधानसभा का 1/3 से जो है कि आपको अधिक नहीं होना चाहिए। और न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम कितना सीट होना चाहिए? कम से कम 40। 40 से कम जो है कि आपको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। सदस्य का चुनाव का फार्मूला बताए थे, 5 टाइप का फार्मूला था। 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12, यही ना फार्मूला था। चलते हैं। तो 1/3 पहले स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, पहला 1/3। दूसरा 1/3 विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। 1/6 किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा जो है कि कला संस्कृति है ना, मनोरंजन से जो है कि आपको मनोनीत किया जाता है। 1/12 से स्नातक उत्तीर्ण, है ना, 3 वर्ष पहले जो स्नातक पास स्टूडेंट हो गया है वो लोग वोट दे सकते हैं। और 1/12 जो है कि आपको शिक्षक, जो आपको सरकारी शिक्षक है 3 वर्ष पहले से सेवा दे रहे हैं, वो जो है कि आपको वोट दे सकते हैं। क्लियर हो गया ना बात?
यहाँ तक। विधान परिषद का सदस्य अगर बनना है तो कितना साल उम्र होना चाहिए पूरा? 30। 30 वर्ष 30 साल जो है कि आपको पूरा जो है कि आपको होना चाहिए, ठीक ना। 30 वर्ष जो है कि आपको पूरा होना चाहिए। और एक बात और सुन लीजिएगा, विधान जो परिषद होता है, जो विधानसभा द्वारा साधारण विधेयक पर कितना महीना का इसको जो है कि आपको सहमति कितने महीने का टाइम मिलता है विधान परिषद को साधारण बहुमत पे, साधारण विधेयक पे वाले? 2 महीना। 2 महीने से। गलत हो रहा है, सुधारिए। 4 महीना गलत है। 4 महीना, ठीक है। 3 महीना पहला बार में, 1 महीना दूसरा बार में, 4 महीना का समय मिलता है। कम से कम 200 बार हो चुका है क्लास में। 4 महीने का समय मिलता है साधारण पे, लेकिन धन विधेयक के मामले में कितना दिन का समय? 2 महीने 14 दिन। कितना दिन? 2 महीना 14 दिन। कितना दिन? धन विधेयक में 14 दिन का समय जो है कि आपको मिलता है। जबकि बात कर लेते हैं, है ना, बात कर लेते हैं कितने राज्य में ये लागू है। तो भारत के अभी वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में 6 गो राज्य में लागू है। कौन कौन 6 गो राज्य है? आंध्र प्रदेश में यूपी, है, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, प्रदेश। यूपी एंड तेलंगाना। दो गो उत्तर भारत में, 4 गो दक्षिण भारत में। महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश से टूट के बना है कौन? तेलंगाना। ये 4 गो जो है कि आपको दक्षिण भारत का हो गया, 2 गो उत्तर भारत का हो गया, तो 6 गो टोटल हो गया। तो बताइए बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितना? 75 75 सर। दोनों में यूपी 75 है, बिहार और दोनों कर्नाटक। बिहार कर्नाटक। अरे हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में चलना बचला ही है। उत्तर में 100 100 गो है। सर, 100 गो। उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको 100 गो है। तो चलिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र बताइए कितना? 78 महाराष्ट्र सर। में 78 जो है कि आपको होगा। तो महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक बताइए कितना? 75। कर्नाटक में 75 है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में कितना? 58। 58। तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तेलंगाना में कितना? तेलंगाना में 40। 40 गो है 40। सर। इससे अधिक ना आपको विधानसभा पढ़ना है, ना आपसे विधानसभा से इससे अधिक पूछेगा। जितना हम बता दिए 5 मिनट में, इतना में विधानसभा समाप्त है। और इसी को हम पढ़ाने बैठेंगे तो 1 घंटा लगातार क्लास लेंगे इसी पे। लेकिन बस सर अभी वो बताने जो के लिए रिवीजन मोड में समय बोले 5 आप, मिनट का वो 4 महीना वाला वो एक बार बता दीजिए तो। 4 महीने समय का है कि आपको अगर कोई साधारण विधेयक जाता है, विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद के पास जाता है, तो पहले शिफ्ट में विधान परिषद उस विधेयक को, साधारण विधेयक को 3 महीने तक रोक सकता है। 3 महीने बाद उसको 1 महीने का और समय दिया जाएगा। अगर उस 1 महीने में वो पारित करेगा तब भी, नहीं करेगा तब भी, वो विधेयक पारित समझा जाएगा। मतलब उसका ओवरऑल की बात करेंगे, ओवरऑल उसको कितने दिन का? तो 4 महीने का समय मिलेगा साधारण विधेयक पे। लेकिन अगर धन विधेयक की बात कर लेते हैं, धन विधेयक खर्चा करने के लिए पैसा निकालना होता है तो जल्दी से पारित करना पड़ता है। धन विधेयक अगर विधानसभा भेजती है विधान परिषद को, तो विधान परिषद पारित करे या नहीं करे, अगर 14 दिन में कर देती है तो ठीक, नहीं तो 15वां दिन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पास जो है कि आपको मान लिया जाएगा। क्लियर है ना? तो ये दोनों जो है कि आपको बात था। आगे चलते हैं। अगला 84वां नंबर सवाल। 84वां सवाल बोल रहा है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। पहला कथन बोल रहा है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है ना। गलत कथन को चुनिए। नहीं, राष्ट्रपति सर्वोसर्वा है, तो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति को घेर लेना। क्या वित्त आयोग जो सिफारिश करेगा राष्ट्रपति उसको मानिए लेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति सबसे ऊपर है, वो जो बोलेगा सो ही होगा। ये क्या बोल रहा है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। अगर सिफारिश कर दिया तो बाध्यकारी मतलब राष्ट्रपति को मानना होगा। इस सरासर गलती है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा बोल रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित किया गया है। बिल्कुल, संविधान में इसके लिए जो है कि आपको चर्चा है। और वित्त आयोग के लिए जो है कि आपको कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है? आर्टिकल 280 जो है कि जिम्मेदार है ना। आगे चलते हैं। अब तक जो है कि 15वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वां वित्त आयोग जो है कि एनके सिंह, कौन है? नंद किशोर जो है कि आपको सिंह जो है कि आपको होने वाले हैं। और 16वां का भी जो है कि आपको गठन करने की बात कहा गया। इसकी अध्यक्षता चुन लिया गया, अरविंद पनगडिया को चुना गया है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। दूसरा तीसरा सही है। चौथा बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इसकी भी चर्चा की गई है 280 में। बिल्कुल सही है। मतलब बी, सी और डी सही है। कौन गलत है? ए जो है कि आपका गलती हो गया है ना। ए गलत हो गया है। चलिएगा, राष्ट्रपति। वित्त आयोग का जो है कि गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों को जो है कि आपको नियुक्त किया जाता है। तो वित्त आयोग कितने सदस्य हो गया?
तो एक वो अध्यक्ष है, 4 गो सदस्य है, कितना हो गया? 5 सदस्यीय जो है कि सदस्य। आपको हो गया है। और मुख्य कार्य इसका होता है केंद्र और राज्य के बीच वित्त जो पैसा है उस पैसा का क्या करना, उचित जो है कि आपको बंटवारा कर देना, है ना। यही जो है कि इसका काम जो है कि आपको होता है। और आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकारी होता है, सलाहकार दे सकता है, सलाहकारी जो है कि कह सकता है, लेकिन मानना बाध्यकारी नहीं होता कि मानिए ले, है ना, ऐसे बात है। आगे चलते हैं। अब तक 16वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग 21 से लेकर कब तक है इसका कार्यकाल? 26 में जाके समाप्त होगा। 26 अब तक। 26 से 31 तक कौन चलेगा? 26 से 31 तक चलेगा 16वां नंबर का वित्त आयोग जो है कि आपको चलेगा। क्लियर है ना? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगडिया को बनाया गया है। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में चर्चा है? 243 में। 243। हम तो लिख लिया 243 कर सब Yes. क्लोज बताइए कौन सा? वो तो हमरो पता है कि 243 है। 243 का आई। बिल्कुल आई। सही है, पकड़ लिए बात। 243 का कौन सा है? आई है। क्या है? आई से। आई से इनकम याद करवाए थे ना, आई से इनकम। इनकम का मतलब हो गया वित्त। वित्त आयोग की चर्चा जो है कि आपको 243 आई में है। सत्य कथनों को चयन कीजिए। देखिए कौन सत्य कथन बोल रहा है। आइए, पहला सत्य कथन है वित्त आयोग एक संवैधानिक जो है कि आपको निकाय है। बिल्कुल सही है। तो पहले जो है कि आपको निकल गया कि संविधान में इसकी चर्चा है कि वित्त आयोग की कौन से आर्टिकल में? 280 में। पहला ही सही निकल गया। वित्त आयोग 280 में है तो 240 कहाँ है? वो राज्य वित्त आयोग की चर्चा है वहां पे, है ना। वित्त आयोग 280 में। ठीक है। वित्त आयोग जो है कि आपको संसद नियुक्त करता है ना, इसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। गलत हो गया दूसरा। चलते हैं तीसरा। क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है कि वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं ना। वित्त आयोग में कितने सदस्य? 4 सदस्य होते हैं। और एक क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं। टोटल मिलाकर 5 होता है। और हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नहीं 6 वर्ष नहीं, कितना साल? 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष। चलिए, सबका सब गलत है। कौन सा? ये ए केवल और केवल सही है। आगे चलते हैं। 86वां सवाल पे आते हैं। जरा देखिए 86वां सवाल क्या बोल रहा है। 86वां सवाल बोल रहा है कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1956। कौन सा? 1956। 1956 में 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आया था। और राज्य पुनर्गठन एक आयोग का गठन किया गया जिस आयोग का नाम था फजल अली कमीशन। कौन सा कमीशन? फजल अली फजल अली कमीशन। कमीशन। और यह फजल अली कमीशन के द्वारा जो है कि आपको भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। और पहला जो है कि राज्य भाषा के आधार पर कौन बना था? बताइए। आंध्र प्रदेश जो है कि आपको बना था। आंध्र प्रदेश। और जब ये फजल अली कमीशन आता है तो इसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित बनाने की सिफारिश करता है। और इसी के समय जो है कि आपको संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को जो है कि आपको बनाया गया। लेकिन वर्तमान में कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत राज्यों का संघ होगा। कौन से भाग में इसकी चर्चा है? तो भाग की बात करेंगे। भाग 1 में चर्चा है। अनुच्छेद 1 में है। अनुसूची भी कौन सा? अनुसूची में 1 में ही जो है कि आपको चर्चा जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। 87 नंबर सवाल। अब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है सवाल का। देखिएगा, सवाल बोलता है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता को त्यागेगा यदि वह क्या करेगा? सबसे पहला बात बोल रहा है कि नागरिकता को त्यागना। नागरिकता को अगर आप त्याग सकते हैं तो भारत की नागरिकता जो है कि आपको 3 प्रकार से क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। लेकिन लिया कितना प्रकार से जा सकता है भारत की नागरिकता? 5 प्रकार से लिया जा सकता है। 3 प्रकार से समाप्ति हो सकती है। एक तो होगा परित्याग करने से, मतलब खुदे जो है कि जाकर जो है कि आपको दे दिए कि हमको अब इस देश की नागरिकता नहीं चाहिए, खत्म हो गया बात। दूसरा बात बोलता है बर्खास्ती। अगर टर्मिनेशन कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए, है ना, तब जो है कि आपको। और तीसरा हो गया कि आपको डिवार्ड, मतलब कि वंचित करने पर, है ना, वंचित अगर कर देता है तब भी आप देश की नागरिकता से हट जाएंगे। ये 3 प्रकार की नागरिकता की समाप्ति के बारे में चर्चा है। तो पहला क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। भारतीय नागरिक के परित्याग पे, क्या यह सही है? नागरिकता समाप्त हो जाएगा परित्याग पे? अभी जस्ट बताया ना। चलिए, सही है। दूसरा बोलता है कि स्वेच्छा से जो है कि आपको अन्य देश की जो है कि आपको नागरिकता प्राप्त करने पर, अगर आप दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लीजिएगा तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा नंबर भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है? किसी अन्य देश, दो देश की नागरिकता को लेके रखते हैं सर। नहीं 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 नहीं, दोनों देश का नहीं, उसका अलग से कार्ड बनता है ना। दोनों देश का नागरिकता जो है कि आपको नहीं मिलता है ना। वो जो है कि आपको विशेष रूप से जो है कि आपको दिया जाता है
बनता है। बहुत सारा नागरिकता को जब पढ़िएगा ना तब छोटा हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल जाते हैं। अंदर में जो है कि बहुत सारा कार्ड होता है, उसके कार्ड धारकों को यहाँ की नागरिकता भी जो है कि आपको दिया जाता है, लेकिन वो कुछ ही जो है कि आधार पे जो है कि आपको वोट वोट नहीं दे सकता, भले नागरिकता है, उससे क्या मतलब। ठीक ना, आगे देखते हैं। देखिए किसी एग्जाम्पल अन्य वीजा देश के होता है। नागरिकता से जो है कि आपको विवाह विवाह करने पर, अगर आप जो है कि आप बोल रहे हैं कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने से, तो विवाह करने से कोई नागरिकता जो है कि आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। चौथा बोलता है सरकार की आलोचना करने से, सरकार को गरियाएगा तो नागरिकता देगा, कईयों नहीं देगा, तो यो गलत हो गया, है ना। तो एक और दो क्या हो गया, एक और दो केवल और केवल सही हो गया, बाकी दो गलत जो है कि आपको हो गया। हाँ बताइए आप क्या बोल रहे थे। सर जो अमेरिका में रहते हैं उनको ग्रीन कार्ड मिल गया होता है, तो यहाँ की हाँ नागरिकता भी रहती है। अमेरिका में सर क्या, थोड़ी नागरिकता। ग्रीन कार्ड जिनको मिल अरे जाता है अमेरिका में जो अरे तो रहते हैं, यहाँ तो पे यहाँ जो है की कि नागरिकता जो है कि आपको जो कार्ड मिलती है ना, तो उस कार्ड से जो है कि आपको क्या होता है, देखिए अब देश के नागरिक नहीं रहिएगा तो जिस देश में आपको जाना होगा ना, उस देश में क्या करना पड़ेगा, उस देश में सबसे पहले आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। जानते ही होंगे कि किसी देश में अगर आपको जाना है जहाँ पे आप नागरिक नहीं है, तो उस देश के लिए क्या करना है, सबसे पहले वीजा अप्लाई कीजिए। वीजा का मतलब हुआ कि सरकार उस देश में आपका वेरिफिकेशन कर रही है, मतलब आप जहां से आ रहे हैं उस देश का सही नागरिक है कि नहीं है। अगर उस देश का सरकार आपको वीजा पे मोहर लगा देती है, मतलब आपको बोलती है कि आप हमारे देश में आ सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस देश में घूम सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, एक पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट जो होता है वो आप देश का क्या होता है, देश का एक परिचय पत्र होता है। जहां से आप जा रहे हैं उस देश का क्या हो गया, उस देश का परिचय पत्र हो गया आपका पासपोर्ट। अब वीजा क्या हुआ, वीजा जिस देश में आप जा रहे हैं वहां के सरकार के द्वारा क्या दिया गया, आपको अप्रूवल दिया गया कि हाँ ठीक है कि आप मेरे देश में क्या आइए, आइए घूमिए। और उस अप्रूवल में ये भी बात लिखा रहता है कि आप कितने दिनों के लिए यहाँ रुक सकते हैं, उससे अधिक दिनों के लिए आप नहीं रुक सकते हैं। तो जो कार्ड बनता है ना, तो जो भारत अमेरिकी नागरिक है और भारतीय नागरिक है, अमेरिका की नागरिकता ले लिया, तो उस सबको एक भारत सरकार कार्ड बना के देता है कि आप भारत के नागरिक हैं, मतलब आपका कहीं ना कहीं खानदानी पुश्तैनी आपका यहाँ से है। ठीक है। तो यहाँ से है, आप वहां रह रहे हैं, इसके लिए कार्ड दे रहे हैं। इस कार्ड से आपको कभी वीजा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप भारत में आना चाहिएगा, जब आना चाहिएगा तब जो है कि कार्ड दिखाइएगा, एंट्री मार जाइएगा। जब आपको जाना चाहिए कार्ड दिखाइएगा, भारत से एग्जिट मार दीजिएगा। ठीक है। तो वो कार्ड जो है कि आपको बनता है, वो जो है कि आपको चीज जो है कि आपको होता है। सर क्लियर है। आजाद वीजा का क्या मतलब होता है, आजाद वीजा? कौन सा, आजाद वीजा। आजाद वीजा का मतलब हो गया जैसे नेपाल जाना है, नेपाल में कोई वीजा लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसमें सब देश का नागरिक जो है कि आपको घुस सकता है। भारत के लिए भारत के लिए देखिएगा वहां वीजा नहीं लग रहा है ना। हाँ यस सर। क्या हुआ, थाईलैंड भी वहां सर पे घुस वीजा सकते फ्री हैं। है। थाईलैंड, थाईलैंड वीजा फ्री कर दिया है। भारतीय लोगों के लिए वीजा नहीं लगेगा, बस आपके पास क्या होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। और जहां जा रहे हैं वहां का, जैसे श्रीलंका वीजा मुक्त हो गया है, श्रीलंका में जाना है तो आपको क्या करना होगा, आप जो है कि आपको क्या है, सीधे एगो अप्लाई कीजिए। वहां का जो है कि आप कितना दिन रहिएगा, क्या पर्पज से जा रहे हैं, सरकार को बताना पड़ेगा जिस जहां पे जा रहे हैं वहां पे कि हम जा रहे हैं। केवल नेपाल में है कि सीधे एंट्री मार जाइएगा और सीधे निकल जाइएगा। बाकी सब जगह आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हम घूमने के लिए आ रहे हैं, इतना दिन के लिए जो है कि आपको रहेंगे, उसके बाद जो है कि आपको चले जाएंगे। ठीक ना। तो उसमें केवल और केवल पासपोर्ट लीजिए और डोंकी वीजा, सब का सब जो है कि अब ये चर्चा करवा दीजिएगा तो फिर बचेगा क्या, है ना। डोंकी तो वो डोंकी होता वीजा, है जो इलीगली घुसने के लिए होता है ना। हाँ अब जो है कि आप चर्चा करते हैं डोंकी पे। डोंकी फिल्म देखे हैं, नहीं सर। वो इलीगली नहीं देखे, घुसने के लिए होता है यूएस में। डोंकी फिल्म नहीं देखे हैं, डोंकी फिल्म देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसे बता देते हैं, है ना, जैसे बता देते हैं, जैसे समझिएगा। जैसे वीजा होता है, बहुत टाइप का वीजा होता है। घूमने वाला वीजा अगर आप किसी भी देश का खोजिएगा ना तो आपको आसानी से मिल जाएगा, 2-4-10 दिन में किसी भी देश का मिल जाएगा वीजा। लेकिन आप काम करने के नाम पर किसी देश में अपना जाइएगा कि हमको वीजा दे दीजिए, तो जल्दी आपको नहीं देगा। समझ रहे बातों को। तो होता क्या है कि बड़े बड़े देशों में मजदूर इत्यादि, टेक्नीशियन इत्यादि का काम बहुत ज्यादा रहता है और वहां पे उसको वीजा मिलते नहीं रहता है, भारत का वीजा लगता नहीं है। तो उस भारत का वीजा नहीं लगता है तो जैसे कैसे होता है कि हाँ हम जाते हैं कि नौकरी करवा दीजिए, 20 लाख रुपया देंगे, होता है ना यहाँ सेटलमेंट। वैसा ही होता है कि हाँ क्या करवाना है कि आपको उस देश में घुसवा देना है हमको, आपको 50-50 लाख रुपया जो है कि आपको देता है। तो होता क्या है कि एक अलग अलग जहां जहां वीजा लगने वाला है, आसान आसान देश, उस देशों से घुमाते 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 जो है कि उस देश का, अगर अमेरिका जाना है ना तो अमेरिका के सामने मैक्सिको का बॉर्डर है, मैक्सिको के बॉर्डर के पास आपको छोड़ देगा। ठीक है।
मैक्सिको के बॉर्डर के पास छोड़ देगा, अमेरिका में नहीं घुसा देगा आपको, बस आपको कहां तक पहुंचा देगा, सही सुरक्षित जो है कि पैसा के नाम पर मैक्सिको तक छोड़ देगा। अब मैक्सिको के बाद जो है कि अमेरिका में आपको खुद एंट्री करना है, ठीक है, एंट्री खुद करना है। और जब इस एंट्री कीजिएगा ना, तो एंट्री कीजिएगा तो इसी प्रोसेस को जो है कि अनलीगल तरीका से घुस रहे हैं, तो इसको झाड़ी इत्यादि जंगल इत्यादि से घुसते हैं, तो इसी को कहते हैं डंकी प्रोसेस। उस डंकी प्रोसेस में ना जो है कि सैकड़ों किलोमीटर आपको पैदल जो है कि आपको चलना पड़ता है। उस पैदल चलने के बाद, जंगल के रास्ता करने के बाद जो है कि आप जैसे ही क्षेत्र में घुसिएगा, पुलिस आपका इंतजार करते रहेगा, अमेरिका का पुलिस, ठीक है। अब क्या होगा जरा समझिएगा। अब होगा जैसे ही पुलिस देखेगा तो सबसे पहले गिरफ्तार करेगा। अब हमारे ही देश में कोई दूसरा देश का नागरिक आएगा तो उसको तो सबसे पहले क्या करेगा, पुलिस गिरफ्तार करेगा। गिरफ्तार करके जो है कि आपको ले जाएगा मेडिटेशन सेंटर में, वहां पर आपको रखेगा 10 दिन 20 दिन रखेगा। उसके बाद आपको एक ऑफिसर आएगा, वहां का ऑफिसर आएगा, है ना, टीम गठन होगा, वहां का ऑफिसर आएगा, आपसे पूछेगा कि हाँ आप आखिर भाग के आए क्यों, हमारे देश में क्यों घुसे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने देश की आलोचना करनी पड़ेगी। हमारा देश जो भारत से आए हैं, हम जिस धर्म से हैं, यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, हमारे लोगों को मारा पीटा जाता है, काटा जाता है, गाली गलौज किया जाता है, ये होता है वो। तो मतलब जितना बखान गलत करना है उतना कीजिएगा, है ना। तो उतना गलत बखान कीजिएगा ना, तो उससे जो है कि आपको क्या होता है, उससे जो है कि उसका भी दिल पसीजता है, बोलता है कि सही में प्रताड़ित लोग है। तो जो देखता है कि सही में उसका जो है कि नेचर सही है, प्रताड़ना जो है कि ज्यादा झेल रहा है, उस लोगों को जो है कि आपको जाकर वहां के न्यायालय के समक्ष जो है कि बात कहना पड़ता है कि हम जिस देश से आ रहे हैं वहां पे हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, है ना, कि हमको सर यहाँ का नागरिकता दे दिया जाए, यहाँ पर हम काम करके अपना जीवन यापन करेंगे। अगर उस न्यायालय के द्वारा अगर आपको दे दिया गया तो आप उस देश के नागरिक जो है कि बन जाएंगे, नागरिकता आपको मिल जाएगी रहने के बाद। अगर नहीं मिलेगा तो आपको फिर से आपको क्या कर देगा। अभी देखा ना, प्रवासी को जो है कि भारत का अमृतसर जो है कि एयरपोर्ट भेजा था, याद है कुछ दिन पहले, अमेरिका। तो यही होता है डंकी प्रोसेस, जो है कि अनलीगल तरीका से क्या होता है, घुस जाना किसी भी देश के अंदर जो है कि आपको घुसना होता है, डंकी प्रोसेस तो इसमें तो क्लियर रिस्क है। रहता होगा ना, बहुत बहुत से रिक्स है, मृत्यु भी हो बहुत रिक्स सकती है, है सर। हाँ। लेकिन इसी का मर तो पैसा जाते ले हैं रहा वो है, 50 जंगल के लाख रास्ते रुपया पार अगर ले करते रहा हुए। है, तो यहाँ से जो है कि आपको मैक्सिको तक छोड़ दिया। मैक्सिको के बाद जैसे ही घुसिएगा ना, तो सेंटर बना होता है, वहां के भी आदमी से कंसल्ट किया रहता है, ऑफिसर से। और सब तो आजकल पैसा का खेला है ना। पैसा दे दीजिए, कितना भी दीजिएगा, तो पैसा दीजिएगा तो सारा खबर लीक हो जाएगा। तो यहाँ के अधिकारी को कुछ यहाँ से राशि ट्रांसफर हो जाता है, और ये अधिकारी जो है कि कहता है कि जैसे इसे पूछेगा जज, वैसे वैसे बोलना, तुम वैसे वैसे बोलता है। उसके बाद वहां का वीजा उसको लग जाता है ना। अब बहुत लोग जो है कि अनलीगल तरीका से वहां घुस जाता है, रहता है ना, चोरी छुपे जो है कि आपको काम करता है। क्या कि बड़े बड़े देशों में बहुत सारे जो है कि आपको पैसा दिया जाता है ना। यहाँ पर ना काम का वैल्यू नहीं है, जहां पर जो है कि आपको आदमी नहीं मिलेगा, वहां पर तो जो है कि काम का वैल्यू देना ही पड़ेगा ना, है ना, वही वाला बात। चलते हैं आगे। चलिए, तो इसका 1 और 2 जो है कि आपको हो गया, आगे देखते हैं। देखिएगा आगे क्या बोलता है कि भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, और यह प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में सिर्फ भारत देश के नागरिकता जो है कि आपको भारत देश के नागरिकता को दिया जाएगा। अलग से जो है कि आपको राज्यों की नागरिकता नहीं मिलेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, लेकिन अब जो है कि क्या हो गया, अब समाप्त हो गया जम्मू कश्मीर में भी। भारत का नागरिक एक ही समय में जो है कि आपको केवल भारत का ही नागरिक हो सकता है, दूसरा देश का नहीं। देखिए लिख दिया यहाँ पर साफ साफ बात, दूसरा देश का आप नागरिक नहीं हो सकते। अगर आप हो जाइएगा तो इसका यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर कोई भारतीय स्वेच्छा मतलब खुद से अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त जो है कि आपको हो जाएगी। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक देश के अंदर और दूसरे राज्य के अंदर। अमेरिका में नागरिक एक ही जो है कि आपको समय, दूसरे देशों के भी नागरिक जो है कि आपको हो सकता है। अमेरिका का नागरिक एक ही समय में दूसरे देश का भी नागरिक जो है कि आपको हो सकता है, ठीक है। तो ये अमेरिका के लिए होता है, भारत के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आगे चलते हैं, 88वां सवाल। 88वां क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया है। तो यही है, किसी लोगों को गिरफ्तार कर लीजिएगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यही रीट जो है कि आपको होता है। और रीट की चर्चा कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 32 में। और हाई कोर्ट जाइएगा तो हाई कोर्ट किस में, हाई कोर्ट 226 में जो है कि आपको होता है। सबसे पहला, कोई व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करने आता है
कोई पुलिस, तो उसको गिरफ्तारी जो है कि आपको करने से पहले कुछ कुछ चीज आप उससे पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो है कि आपको चीज पूछ सकते हैं, है ना, कि क्या जो है कि हमारा गिरफ्तारी से संरक्षण आर्टिकल नंबर 22 जो है कि आपका किसका मौलिक अधिकार का देता है। अगर कोई पुलिस आपसे गिरफ्तारी करने के लिए आता है तो गिरफ्तारी का आप कारण पूछ सकते हैं कि आप किस कारण से हमको गिरफ्तार कर लिए, सबसे पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात आपका ये होगा कि अगर आपको गिरफ्तार कर लेता है तो आपको जब तक थाना में रखेगा तब तक आप अपने मनपसंद वकील से सलाह सहायता जो है कि आप ले सकते हैं। मतलब समझिएगा, अगर आपको ले गया पुलिस उठा के, आप किसी सलाह सहायता ले सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो वकील से सलाह सहायता जो है कि आपको ले सकते हैं। और तीसरा नंबर बात क्या होता है, तीसरा बात होता है कि अगर आपको पुलिस उठा के ले जाती है ना, उठाने से मतलब नहीं है, जब तक डायरी मेंटेन नहीं करती है कि हम इसको उठा के ले आए हैं, जब डायरी मेंटेन कर लेगी उस समय से कितना घंटा, उस समय से 24 घंटा के अंदर उसको कहाँ पेश करना होगा, न्यायालय के समक्ष जो है कि आपको लाना पड़ेगा उसको। जाने आने का उसमें समय को क्या किया जाता है, जाने आने के समय को उसमें छोड़ दिया जाता है। तो यही जो है कि आर्टिकल जो है कि आपको 32 बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में जो है कि आपको चर्चा किया गया है। और ये किसको, ये बंदी बनाया गया जो है कि आपको व्यक्ति की क्या मिलती है, इसमें स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होता है। क्लियर है, तो ये तीनों बात जो है कि आपको होता है। देखिएगा, रीट जो होता है वो 5 प्रकार का होता है पकड़ ना? लिया रहेगा तो सर वहाँ वकील आ जाएगा सर, कहाँ से आएगा हाँ, क्या है वकील? वकील, अरे वकील सबसे अधिक, पुलिस जो है किसी से डरता है तो वकील से डरता है, बाकी वो कौन से नहीं डरता है। ठीक है सर वो पकड़ हिरासत में ले लेगा तो सर वहाँ कैसे हाँ, आएगा सर, या फिर वो फोन कैसे करवाने का जाएगा? आपका अधिकार है नहीं, घर वाला फोन कहाँ नहीं रहेगा करवाइए, सर? है ना। कहीं से कहीं आपको पता चलेगा तो आप फोन नहीं करवा सकते हैं, आप अगर जाएगा तो मिलने 24 देगा, कोई घंटा भी में सर व्यक्ति वो को मिलने पैसा देगा, छूट जाएगा, वो न्यायालय के पास जा नहीं भी नहीं पाएगा। तब तो बातें खत्म हो गया। हम क्या बोल रहे हैं, डायरी मेंटेन हो गया, उसको न्यायालय के समक्ष ले। जी डायरी मेंटेन नहीं होगा तब ये पैसा तो छूटेगा, डायरी मेंटेन हो गया मतलब न्यायालय के समक्ष उसको ले जाना है, कोई नहीं बचा सकता है। चालान कभी सुने कि चालान इसका कट गया है, इसको कितनों बड़का पैरवी लगा दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। चालान का नाम सुने हैं कभी कि चालान इसका यस कट गया है, अब इसको लेके यस जाना सर। ही पड़ेगा, वो तो तो वही बात चालान भी है करता है, फिर है देना ना। ही पड़ता है सर। हाँ बस वही, अब न्यायालय उसको अब कोर्ट से अगर छोड़ दे तो वो छोड़ दे, लेकिन चालान कटने के बाद वो न्यायालय के समक्ष जाके हाजिर होना ही होगा। क्लियर है ना बात? जी जी, डायरी मेंटेनेंस हो गया तो जाना ही हाँ, पड़ेगा। अब चलते हैं रीट की बात करते हैं। रीट होता है 5 प्रकार का। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसके बारे में हम आपको बता दिए। दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध, चौथा होता है अधिकार परीक्षा और पांचवा होता है उत्प्रेषण। ठीक है, अब जरा सुनिएगा। पहला तो हम चर्चा कर दिए, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो है कि आपको कहलाता है हैबियस कॉर्पस, इसको कहते हैं। दूसरा होता है परमादेश। परमादेश में, है ना, इसमें क्या होता है कि सरकारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है। क्या आदेश दिया जाता है कि अपने कर्तव्य का क्या करो, निर्वहन करो। ठीक है, तो परमादेश में किसी अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि तुम जिस कर्तव्य के लिए पद पर बने हुए हो उस पद का कर्तव्य का क्या करो, निर्वहन करो, यह परमादेश कहलाता है। तीसरा होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध ऊपरी न्यायालय किसको कहती है, निचले न्यायालय को कहती है। ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को कहती है। हाँ क्या बोले, अंग्रेजी बता दीजिए। अच्छा अंग्रेजी भी सबका बता दें। अच्छा ठीक है, अंग्रेजी में परमादेश का मैंडमस कहते हैं। ठीक ना, परमादेश को क्या कहते हैं, मैंडमस कहते हैं। प्रतिषेध को प्रोहिबिजन कहते हैं, है ना। देखिएगा, ऊपरी न्यायालय इसमें निचले न्यायालय को ये कहता है, क्या कहता है, ये बोलता है कि यह जो मामला है ये आपके अधिकार क्षेत्र से क्या हो गया है, यह अधिकार क्षेत्र से आपके बाहर का जो है कि चीज हो गया है, कि इसमें अपना दखल अंदाजी नहीं दीजिए। मतलब हाई कोर्ट अगर जो है कि सुप्रीम कोर्ट किसको बोलेगा, हाई कोर्ट को बोलेगा कि अगर कोई मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट उस पर कुछ जो है कि आपको कुछ बोलेगा, तो वो क्या है, हाई कोर्ट से जो है कि बाहर चला गया ना चीज। तो हाई कोर्ट से अगर बाहर चला गया तो वो ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को कहता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये चीज नहीं है। जब तक आपका अधिकार क्षेत्र था तब तक आपने बोला, अब ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया है कि इसमें अब जो भी फैसला होगा हम करेंगे, आप इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करिए। ठीक है, ये तीसरा नंबर का रीट हो गया। चौथा है उत्प्रेषण, इसको सर्टियोरी कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें भी ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को कहता है, क्या कहता है कि जो भी लंबित मामला है, जो भी पेंडिंग मुकदमा है, जो तुमसे सुना नहीं जा रहा है, जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, उसको क्या करो, हमारे पास ट्रांसफर करो, मतलब ऊपर की तरफ उसको भेजो। ये जो है कि उत्प्रेषण में कहता है। और पांचवा जो है कि आपको कौन हो गया, अधिकार परीक्षा। क्यू वारंटो जो है कि इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा को। अधिकार परीक्षा में होता है ना कि किसी भी पद पर कोई व्यक्ति आसीन होता है, बैठा होता है, उस पद की जांच की जाती है कि व्यक्ति सही ढंग से इस पद पे बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर सही ढंग से बैठा होगा तो वो व्यक्ति बचा रहेगा, अगर गलत ढंग से होगा तो उसकी जांच में वो अगर साबित होता है तो जो है कि आपको क्या हो जाएगा,
उसको जो है कि आपको हटा दिया जाएगा। जैसे अभी सुने होंगे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अधिकार परीक्षा कोवरेंटो चल रहा है, किसके लिए? मन्नू भाई परमार के लिए। वहां पे अर्जी क्या लगाया गया है कि गलत तरीका से क्या बैठे हैं, बीपीएससी के चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, है ना, ये जो है कि आपको कोवरेंटो, तो इस पे जांच होगी। अगर जांच में ये साबित हो जाता है कि नहीं ये व्यक्ति गलत तरीका से बैठा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पद को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना बात? तो ये 5 प्रकार का क्या होता है, रिट होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए सब इसी में विश्लेषण किया हुआ है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, आसान सवाल, कौन होगा? सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी, है ना। सुचिता कृपलानी किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की जो है क्या आपको प्रदेश होगी। की। और राज्यपाल की बात करेंगे, मुख्यमंत्री भी ये हो गए, राज्यपाल की बात करेंगे सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की जो है क्या आपको हो जाएगी। ठीक ना। देखिएगा, इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, और जबकि स्वर्ण कोकिला जो है कि किसको कहा जाता है, लता मंगेशकर को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? 1925 में सरोजिनी नायडू जो है कि आपको थी, है ना। 1925 में भारतीय जो है कि आपको थी। लेकिन एनी बेसेंट कब बनी थी? एनी बेसेंट बताइए। 1916 में। 1917 कलकत्ता 17 ना था जी, 17 में ना था, 16 में तो जो है कि गरम दल मिला है। ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है। और 1933 में एक और थी, कौन? नन्ही सेन गुप्ता। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 90 नंबर सवाल। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? इस पे बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। कौन देगा राजनीतिक दल को अनुमति? चुनाव आयोग जो है कि आपको देगा, निर्वाचन आयोग जो है कि आपको देगा। अच्छा, निर्वाचन आयोग की चर्चा की बात कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? 324 में जो है कि आपको होगा। किसमें होगा? 324 में जो है कि आपको निर्वाचन आयोग होगा। और निर्वाचन आयोग जो होगा ये 3 सदस्यीय होगा, जिसमें एक जो है कि मुख्य और 2 वो इसके सहयोगी, मतलब कि उप जो है कि आपको होने वाले। ठीक है। और तीनों के तीनों की नियुक्ति कौन करता है? तो इस तीनों की नियुक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। जो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है, जो सेंट्रल जो है कि इलेक्शन कमीशन होता है, वो किसका किसका चुनाव करवाता है? तो लोकसभा का करवाता है, विधानसभा का करवाता है, विधान परिषद का करवाता है, राज्यसभा का करवाता है, राष्ट्रपति का करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है कि आपको करवाता है। साथ साथ वोटर लिस्ट का तैयार करना, परिसीमन का गठन करना चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। साथ साथ चुनाव चिन्ह पार्टियों को देना, साथ साथ राज्य स्तरीय पार्टी जो है कि आपको संघ स्तरीय पार्टी, राजनीतिक पार्टी का मान्यता, ये सब जो है कि कौन करता है? सबका सब काम जो है कि आपको चुनाव आयोग ही करता है। क्लियर है? आगे चलते हैं 91 नंबर सवाल पे। 91 नंबर सवाल बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर, अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44वें के अनुसार, 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? समान नागरिक संहिता जो है कि आपको किसके लिए? नागरिकों के लिए होगा। और किसके लिए होगा? क्या है कि 44 में क्या है? 44 में जो है कि आपको समान जो है कि नागरिक संहिता है, सिविल कोड के बारे में चर्चा किया गया है ना। तो ये आजादी के बाद लागू होने वाला पहला राज्य कौन बना? आजादी के बाद उत्तराखंड जो है कि आपको बना। कौन बना? उत्तराखंड बना। लेकिन आजादी से पहले कहाँ लागू था? गोवा गोवा में है, मध्य प्रदेश, गोवा में जो है कि आपको लागू था। चलिए आगे चलते हैं। आपराधिक कानून और नागरिकता कानून। आपराधिक कानून जो है कि सभी नागरिकों के लिए समान होती है, जबकि नागरिकता कानून जो है कि आपको जैसे शादी विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति का लेन देन इत्यादि अलग अलग जो है कि धर्मों का क्या होता है? अलग अलग जो है कि आपको होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत सरकार सभी जो है कि आपको नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास जो है कि आपको करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा किया गया है 44 में। और भारत का एकमात्र राज्य जहां पे समान नागरिक संहिता लागू है तो वो गोवा, और वर्तमान की स्थिति की बात करेंगे कौन होगा? उत्तराखंड जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है ना? उत्तराखंड जो है कि आपको होगा। आगे आते हैं 92 नंबर सवाल। 92वां सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है। 92वां बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो सबको पता है कि रामनाथ कोविंद कहाँ के थे? इससे पहले बिहार के थे। कहाँ के थे? करंट अफेयर का सवाल जो है कि आपको हो गया। अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यह करंट अफेयर का था। वेंकैया नायडू का जो है कि आपको चुनाव जो है कि आपको किया गया था। और वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ जो है कि आपको होने वाले। चलिएगा, उपराष्ट्रपति के बारे में आया है। उपराष्ट्रपति का पद के बारे में चर्चा जो है कि आपको भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल करता है उपराष्ट्रपति के बारे में? ये 63 जो है कि आपको करता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ये जो है कि आपको 64 जो है कि आपको बताता है। कौन बताता है? 64 जो है कि आपको बताता है। चलिएगा
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेंगे। ये 65 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव का प्रक्रिया 66 में, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67 में, और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो है कि आपको 69 में। और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति करवाता है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का। सर- वाह रे वाह, सर सही है। मुख्य न्यायाधीश नहीं सर, न्यायाधीश करवाता है। सही। सही है, सही है, अच्छा है। इसीलिए तो सवाल किए हैं कि एक बार थोड़ा सा फंसे कोई, है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको करवाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इस्तीफा एक देखिएगा, दूसरे को दे उपराष्ट्रपति सकते हैं। हाँ इस्तीफा की बात करेगा तब दोनों एक दूसरे को बदल लेगा, अपने आप में जो है कि बदल लेगा। वो उसको दे देगा और उसको जो है कि आपको दे देगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करेंगे, कितने साल होने चाहिए? 35 साल जो है कि आपको होनी चाहिए। अधिकतम की कोई लिमिट बाउंडेशन नहीं है, सीमा कोई नहीं है। और एक ही व्यक्ति अनगिनत बार, मतलब जितना बार चाहे, जितना बार सरकार चाहे, जितना बार ये जीते उतना बार जो है कि आपको भारत का उपराष्ट्रपति भी बन सकता है और ये भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है। कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अमेरिका में है लिमिट, कितना बार? तो 4 साल तक है ना। 2 बार बन सकता है 4 साल। एक बार में जो है कि आपको 4 साल और 2 बार में 8 साल। कितना साल? 8 साल। क्लियर है? 8। हाँ, वहाँ का कार्यकाल 4 साल के लिए होता है। क्लियर है? शपथ ग्रहण से 4 साल के लिए होता है और यहाँ का कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। हाँ बोलिए। मतलब राष्ट्रपति बनेगा तभी उपराष्ट्रपति कोई बन सकता है कि डायरेक्ट भी बन सकता है उपराष्ट्रपति? मतलब नहीं समझे, फिर से बोलिए। मतलब कोई पहले से राष्ट्रपति हैं वो, मतलब कि वही उपराष्ट्रपति बन सकते हैं कि मतलब नहीं भी राष्ट्रपति बनेंगे या उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? तो क्या है, जगदीप धनखड़ जो अभी दिख रहे हैं, ये क्या ये राष्ट्रपति थे क्या? ऐसा कोई जरूरत वाली बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा कोई जरूरत की बात नहीं है कि हाँ वो बनना ही चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संसद के जो है कि आपको सभी सदस्य या निर्वाचित या मनोनीत सबके सब जो है कि इसमें भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको कराया जाता है, या उसके नियुक्त या उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति जो है कि आपको शपथ ग्रहण दिलाता है। और कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। और अगर बीच में मन किया त्याग पत्र देने का तो किसको दे देंगे अपना त्याग पत्र? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र जो है कि आपको दे देंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। और इस महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से शुरू होगा? इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? सर नहीं, महाभियोग लगेगा सर, लिखा हुआ नहीं हाँ, होता। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग का शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया राष्ट्रपति में, बाकी सब जगह जो भी संसद हटा रहा है ना, सब का सब महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो बताइए किस सदन के साथ शुरू होगा कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया? लोकसभा से। लोकसभा से नहीं होगा। हम आपको कितना बार बताया कि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो यह जो है कि आपको संसद के राज्यसभा से शुरू होगा। जबकि राष्ट्रपति को हटाना है, राष्ट्रपति को हटाना है तो वो संसद के किसी भी सदन से शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ चलिए आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है। यदि राष्ट्रपति अपने कार्य को करने में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का भी जो है कि राष्ट्रपति का भी कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति अधिकतम जो है कि आपको 6 महीने तक जो है कि आपको राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और उसी 6 महीने के बीच में क्या हो जाएगा? चुनाव करवा के जो है कि आपको नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, ठीक है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद पे कार्य करता है तो वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करता है, उस समय राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। जब उपराष्ट्रपति को पढ़िएगा तो राष्ट्रपति को भी पढ़ लीजिएगा, हम तो सारा पढ़ाई दिए तो पढ़ना क्या है। आइए 94 नंबर सवाल, 94वां सवाल क्या बोल रहा है? देखिए पॉलिटी का 9वां नंबर सवाल पूछ रहा है यहाँ पर। 10 वो सवाल से कम नहीं रहेगा पॉलिटी, टेंशन फ्री रहिए। और पॉलिटी ऐसा चीज है कि आपको बोनस में नंबर देने वाला है। अगर पॉलिटी में अगर गलती जो है कि आपको करते हैं तो फिर आपका कहीं उम्मीद नहीं है ना। 90% इसमें सही जो है कि आपको सब करता है, इसलिए पॉलिटी आपको बोनस वाला चीज है। पॉलिटी में सही करना ही होगा हर हाल में, है ना। आगे चलते। पंचायती राज का सबसे प्रमुख जो है कि सबसे मुख्य भाग है, कौन है सबसे मुख्य भाग? ग्राम पंचायत। पंचायती राज्य के लिए क्या होगा? ग्राम पंचायत जो है कि आपको होने वाला। पंचायती राज की शुरुआत की बात करेंगे। पंचायती राज की शुरुआत जो है कि आपको 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। और ये कहाँ से शुरू किया गया? अच्छा 69 बोल रहे, 59 ना होगा, सही है 59 में। नागौर जिला राजस्थान से जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि आपको हुई थी। क्लियर है? राजस्थान नागौर से जो है कि आपकी शुरुआत जो है कि आपको हुई थी।
और उसके बाद आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको शुरू हुआ था 1959 में ही हुआ था, 11 अक्टूबर को जो है कि आपको हुआ था। क्लियर है ना? और लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है कि इसको, है ना, 73वें के तहत जो है कि आपको दिया गया था, है ना। और 73वें के तहत भारतीय संविधान के भाग कौन सा में पंचायती राज को जोड़ा गया? भाग 9 में। कौन से भाग में? भाग 9 में जो है कि अनुसूची की बात करेंगे। अनुसूची कौन सा? 11। अनुसूची 11 नंबर की अनुसूची में। और अनुच्छेद की बात करेंगे। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 243, 40 और 243 में जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है ना? 243 में जो है कि आपको होगा। और ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस? पंचायत राज दिवस। पंचायती राज दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है ना। आगे चलते हैं। और स्थानीय स्वशासन का जनक की बात करेंगे। किसको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक? लॉर्ड रिपन को जो है कि स्थानीय स्वशासन का जो है कि आपको जनक जो है कि आपको कहा जाता है ना। आइए आगे चलते हैं। पंचायती राज के लिए अनुच्छेद पे चर्चा कर लेते हैं। 243 में क्या है? 243 में पंचायत। हाँ, ये है पंचायती राज में पंचायत की परिभाषा 243 में। 243 ए में है ग्राम सभा है, 243 बी में पंचायत का गठन है, सी से संरचना है, डी से आरक्षण है, ई से जो है कि अवधि या कार्यकाल होगा। 243 एफ की बात करेंगे सदस्यों की योग्यता अर्हताएं होगी। जी की बात करेंगे शक्ति या प्राधिकार होगा पंचायतों का। एच की बात करेंगे एच में कर अध्यारोपण की शक्ति होगा। आई से पंचायतों में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जैसे पंचायतों का लेखाओं का समीक्षा। और के की बात करेंगे पंचायतों का निर्वाचन जो है कि आपको के में होगा। क्लियर है? के में जो है कि आपको होगा। ये पंचायती राज से संबंधित जो है कि आपको, हाँ। और निर्वाचन की बात करेंगे राज्य सरकार करवाएगा। राज्य सरकार के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग जो है कि आपको करवाएगा। कौन करवाएगा? राज्य सरकार के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग जो है कि आपको करवाएगा इसका चुनाव। क्लियर है? हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। आगे देखिएगा। आगे 95 से कल बात करेंगे। 8:53 हो गया, सवा घंटा से ऊपर क्लास हो गया है। ठीक है ना? कल जो है कि आपको कहाँ से 95 नंबर सवाल के साथ जो है कि आपको शुरुआत करेंगे। आज जो है कि 70 नंबर से शुरू हुआ है।